किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,90,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जिससे इस बीमारी का इलाज मुमकिन हो। यही इस बीमारी के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वक्त दुनिया में कोरोना वैक्सीन के लिए अंधाधुंध दौड़ जारी है। बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज सर जोड़ रही हैं। दुनिया में 150 से ज़ायद पुरानी अद्वियात और वैक्सीन पर दोबारा तहक़ीक़ात हो रही है। अमीर ममालिक ने इसके लिए दसियों अरबों डॉलर मुख्तस कर दिए हैं कोरोना की वैक्सीन की तहक़ीक़ात के लिए। साइंसदानों ने दिन रात एक कर रखा है। हर मुल्क कोरोना की कामयाब वैक्सीन बनाने का एजाज़ हासिल करना चाहता है, और जिस दिन कोई ये इस हवाले से ख़बर आई, कोई ब्रेक थ्रू आया, यकीन है इस बारे में कोई शक नहीं हो सकता कि ये पूरी दुनिया के लिए जश्न का दिन होगा जिस दिन कोरोना के हवाले से कोई वैक्सीन सामने आ जाती है या कोई दवा सामने आ जाती है। अमेरिका के बाद चीन, जर्मनी, बरतानिया में कोरोना वैक्सीन को इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और चीन अपनी वैक्सीन पाकिस्तान के कोरोना मरीजों पर भी टेस्ट करना चाहता है। बरतानिया और जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो आज से कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू कर देंगे। ये तो वो एफर्ट्स हैं जो कि मगरिब में की जा रही हैं। दूसरी जानिब चीन भी इस सिलसिले में सर तोड़ कोशिश कर रहा है। चीनी कंपनी साइनोफार्म ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की पेशकश की है। उसने इस सिलसिले में कोई बड़ी ब्रेक थ्रू की है और अब उसको वो टेस्टिंग की मरहले में लाना चाहता है। चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि कामयाब तिब्बी ट्रायल पाकिस्तान को उन चंद ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा जहां कोरोना बीमारी के खिलाफ वैक्सीन मुतारिफ कराई गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम ने भी इस बात की तस्दीक की है। China has also one vaccine available with them, or they are about to start the clinical trial in China. So it's very kind because we have been in touch with CDC China, और हम उनके साथ खासा इस पर डिस्कशन रहा। तो नाउ जब उनकी वैक्सीन तैयार होगी तो उन्होंने ऑफिशियल जो उनकी सबसे बड़ी साइनोफार्म पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसके थ्रू हमें लेटर लिखा है कि दैट पाकिस्तान शुड जॉइन द क्लिनिकल ट्रायल्स विद देम। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स मैंडेटरी होते हैं बिफोर एनी ड्रग और वैक्सीन इज लॉन्च्ड। एंड एज अ टेक्निकल पर्सन आई वुड से वी आर क्वाइट होपफुल कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त और जितनी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं वी आर क्लोजली फॉलोइंग देम एट NIH, एंड इंशाल्लाह लेट्स होप दैट आवर ट्रायल्स आर सक्सेसफुल एंड दैट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। ख्याल रहे कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शन से महफूज रखती है और उसका इलाज नहीं करती, इसलिए कोरोना के इलाज के लिए अद्वियात और दीगर तरीक़ों पर भी ट्रायल किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन के अलावा ये क्लोरोक्विन के हवाले से काफ़ी तनाज़ा पैदा हो गया, मगर इसके अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी खून की एंटीबॉडीज़ से इलाज पर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, और इसमें पाकिस्तान में भी तहक़ीक़ात हो रही है। इस तरीक़े इलाज में कोरोना वायरस से लड़कर सेहतमंद होने वाले अफराद के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और मुतासरा मरीज़ में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस को ख़त्म कर देती हैं, और पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत ही एक्टिवली काम हो रहा है। पाकिस्तान में ये जो तहक़ीक़ हो रही है पूरी दुनिया में, मगरिब में, चीन में, पाकिस्तान में भी इसको शामिल किया गया है। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, उस पर माहिराना राय हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर साद उमर, कनेक्टिकट अमेरिका से इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप फरमाइए कि आपका इंस्टीट्यूट भी, और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का इस वक्त नंबर 1 तरजीह और प्रायोरिटी ये है कि कोई वैक्सीन का ब्रेक थ्रू हो, कोई इस सिलसिले में इब्तदा हो, और वही कॉर्नर टर्न करेगा जब कोई इस सिलसिले में अच्छी खबर आए।
کتنا آپ کو یہ سینیریو جو آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل سینیریو یو ایس کا، یورپ کا، چائنا کا، کتنے ہم قریب نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال میں؟ میں نے دیکھا کہ جو برطانیہ کے وزیر صحت کہہ رہے ہیں کہ آکسفورڈ پروجیکٹ نے جو ویکسین ٹرائل کے لیے تیار کی ہے، ویسے ریسرچ میں اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر یہ کام جو ہے وہ چند ہفتوں میں کیا گیا ہے. کیا سینیریو ہے اوورآل؟ جی اوورآل سینیریو جسے میں کہوں گا کاشس آپٹمزم کا ہے. تو ایک امید ہے، پر امیدی وارنٹڈ ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس کو حقیقت پسندی کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت امید کی بات ہے، لیکن کچھ کافی زیادہ مرحلے باقی بھی ہیں. اس میں ایک تو یہ ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، ایک طرف دوسرے طریقہ کار پہ جیسے کہ یہ پیسو امیونائزیشن وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے. اس میں کتنی پیش رفت ہے عالمی سطح پر؟ دیکھیں علاج کے حساب سے 3 جو طریقے ہیں ان پہ سب سے زیادہ فوکس ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹرائل ہو رہی ہیں. پہلا جو شروع میں ہوا تھا کلوروکوئن کا، انفارچونیٹلی جو اس کی ریگرس طریقے سے جو اس کی تحقیقات کی گئی، جو ٹرائل کی گئی، طبی آزمائش کی گئی اس کی، تو اس میں جو ہے اس کی امید زیادہ سامنے نہیں آ رہی. دوسری چیز جو امید کی بات آ رہی ہے جو کانولیسنٹ پلازما کی ہے، اس میں جو ایویڈنس ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایویڈنس اس طرف پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک لیجٹیمیٹ تھراپیوٹک آپشن جو ہے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. لیکن اس میں ابھی بھی اور ٹرائل کی ضرورت ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسے ملک میں اس کی جو صلاحیت ہے اس طرح کی ٹرائل کرنے کی، اس پلازما کو پروسیس کرنے کی، وہ موجود ہے. تو پاکستان میں بھی جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس چیز کی ٹرائل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پیشنٹس میں اس کا استعمال کیا جا سکے. تیسری چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے ایک HIV کے لیے ایڈز کی ایک دوا ہے، اس کے کچھ آثار سامنے آئے ہیں. پراپرلی یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس نہیں، پراپرلی کنڈکٹڈ اسٹڈی سے شروع میں آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں کچھ امید ہوگی. تو امید تو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی کافی مرحلے باقی ہیں. یہ بتائیے گا جب کلینکل ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جرمنی نے شروع کیے ہیں، برطانیہ نے شروع کیے ہیں، چائنا شروع کرنا چاہتا ہے، یہ پروسیس کم سے کم زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی پیشنٹس تو موجود ہیں، آپ ان کو انجیکٹ کرنا شروع کریں گے یا وٹ ایور، تو یہ اس کا ٹائم لیمٹ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں نارمل سرکمسٹانسز میں اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جس طرح بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ہفتوں مہینوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نیچرل مرحلے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم جو ایویلیویٹ کرتے ہیں اس طرح کی ٹرائلز، میں نے بھی خود ٹرائلز کی ہیں، فار ایگزامپل انفلوئنزا ویکسین وغیرہ کی ٹرائل اور دوسری بھی ٹرائلز میں شامل ہوں، تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے اس کا امیون رسپانس دیکھنا ہے 4, 6, 8 ہفتے بعد، تو کم از کم آپ کو اتنا عرصہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اور تھوڑا لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھنا پڑتا ہے یا میڈیم ٹرم امپیکٹ دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک نیچرل ویٹ ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. تو جب آپ طبی آزمائش کے مرحلے میں آتے ہیں یا کلینکل ٹرائل کے مرحلے میں آتے ہیں، تو زیادہ تر جو ویکسین جو ہے وہ نہیں کام کرتی. تو لیکن اس کا جو پر امیدی کی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ پروڈکٹ سے، کینڈیڈیٹ پروڈکٹ سے اگر ہم ٹرائی کرتے ہیں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان میں سے 1, 2, 3 پروڈکٹس بھی اگر نکلتی ہیں ایسی کہ جو کامیاب ہیں، جو محفوظ ہیں، بااثر ہیں، تو پھر ہم اس کو انہی کو، ہمیں ایک ہی ٹیکنالوجی یا 2 ٹیکنالوجی کام کرنا کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئی ظاہر ہے کہ فارماسیوٹیکل کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، لیکن اینیکڈوٹل ایویڈنس اور پھر اس پہ اب سائنٹیفک لٹریچر بھی سامنے آ رہا ہے کہ بہرحال موسم کا کچھ اثر ہے، گرم موسم کا کچھ اثر ہے، جیسے جیسے گرمی آ رہی ہے اس کے مخصوص اثرات ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ریس کے اثرات کی بھی بات کرتے ہیں کہ ریشل بیک گراؤنڈ، افریقہ میں اس کا نہ پھیلنا اور دوسرے ممالک میں بھی اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو ادر دین فارماسیوٹیکل اس وقت لٹریچر ہے یا جو اس پہ بات ہو رہی ہے یا ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ابھی تک اس کے بارے میں جو ثبوت ہیں، جو ایویڈنس ہے، وہ ابھی ایوالو کر رہا ہے. تو جو ابھی جو ماہرین کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اثر آئے گا
गर्मी से ये चांसेस हैं, अगर इसका इम्कान है कि कुछ रिड्यूस होगा, लेकिन ये बिल्कुल गायब नहीं होगा, क्योंकि अभी भी देखें ना, जो जुनूबी खित्ता है, जो जुनूबी ममालिक हैं, उनमें ये फैल रहा है, उतना नहीं फैल रहा लेकिन फिर भी फैल रहा है। तो हमें ये होता है कि जितने लोग ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि किसी के पास इम्यूनिटी नहीं है इसकी, तो उस मौसम के असर के बावजूद ये बात है कि वो फैलने के इम्कान है। दूसरी बात है कि जब मौसम दोबारा ठंडा होगा तो फिर वो ऊपर आने के चांसेस है। तो ये हमें पिछली पैंडेमिक से भी इस चीज़ का सबूत मौजूद है, और दूसरे वायरसेस भी इसी तरह बिहेव करते हैं कि कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब पैंडेमिक हो, इतनी ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी हो, तो बिल्कुल गायब नहीं होते। ये तो पहली बात है। दूसरी और चीज़ों के सबूत सामने आ रहे हैं कि क्या चीज़ इफेक्टिव है, क्या चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल चीज़ सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, कनेक्टिकट यूएस से तिब्बी साइंसदान हैं और डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ में। हमें तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है, जो दुनिया की सबसे अव्वलीन तरजीह है कि कोरोना के लिए कोई वैक्सीन ढूंढी जाए, कोई दवा ढूंढी जाए, उसके लिए सर तोड़ कोशिश हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम अपनी पूरी क़ुव्वत, हम अपना पूरा सरमाया इस पर लगाने के लिए तैयार हैं कि किसी सूरत से ये वैक्सीन बनाने वाला हम पहला मुल्क बन जाएँ। पहला कौन मुल्क होगा, इसकी रेस जारी है। चीन भी इसमें शामिल है और पाकिस्तान में वो इसके तजुर्बे करना चाहता है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे खुदा न खास्ता वबा फैलती है तो पाकिस्तान में किस अंदाज की तैयारी है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या हाल है, सिंध के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जिना और सिविल का हम जायज़ा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के 11,000 मरीज़ हैं और 225 के करीब अमवात हो चुकी हैं। किसी हद तक इत्मीनान की बात है कि अमवात का तनासुब 2% और सेहतियाबी होने वालों का तनासुब तकरीबन 22% है। मगर हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, हर पाकिस्तानी की होनी भी चाहिए, कि कोरोना को काबू में ही रखे, क्योंकि हमारा सेहत का निज़ाम बेइंतहा खस्ता है। डॉक्टरों ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा 4-5 हफ्ते मुश्किल तरीन होंगे। देही इलाके और छोटे शहर तो क्या, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के भी सबसे बड़े अस्पतालों में सख्त नहीं है कि कोरोना की कोई बड़ी वबा से वो नंबरदाज़बा हो सके। कराची क्या बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल का शुमार वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुल्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होता है। सिंध के भी ये सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। हुकूमत सिंध तैयारियों की और कोरोना के हवाले से उसकी एक पब्लिक पोजीशन अपनी जगह है, मगर यहाँ उन अस्पतालों में जहाँ पूरे सिंध से मरीज़ आते हैं, इन हॉस्पिटल में भी नहायत ही महदूद इंतज़ामात हैं कोरोना की वबा से निपटने के लिए। यहाँ सबसे तकलीफ दे और तशवीश की बात यह है कि डॉक्टर्स और दीगर पैरामेडिक्स की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। उन्हें मुनासिब हिफाजती तिब्बी आलात फराहम नहीं हो सके हैं। सिंध के हॉस्पिटल्स में 162 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कोरोना हो चुका है, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये भी बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तशवीश की बात है कि 2 करोड़ से आबादी वाले कराची में सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स को कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए सहूलत फराहम करने के लिए मुकर्रर किया गया है। दीगर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने खौफ के मारे आम मरीज़ों का दाखिला बंद कर दिया है। ख़ास तौर पर ज़ईफ़ुल उमर मरीज़ों का तो कराची के किसी भी निजी हॉस्पिटल में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। सरकारी हॉस्पिटल में जो हमने जायज़ा लिया है वो हमने देखा है कि जिन्ना हॉस्पिटल में कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र आती है, सिविल हॉस्पिटल का अल्लाह ही हाफिज़ है। सिंध के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल में कोरोना तैयारियों का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल कराची है। आइए देखते हैं कि इस अस्पताल में ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बचाव और इलाज के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत है? डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा डायरेक्टर हैं JPMC की। हमें काइंडली प्लीज बताएं किस तरह ये सारा काम हो रहा है। ये आपका इमरजेंसी है। दिस इज़ द राइट साइड। अगर पेशेंट्स जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ होते हैं दे गो दिस साइड ऑफ द यूनिट। अगर कुछ और होते हैं, गन शॉट हो या कुछ हो, तो दे विल गो इनसाइड। पहला बायोमोलिकुलर लैब इस्टेब्लिश किया गया है जो लेवल 3 का लैब है। इसमें हम तकरीबन 100 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड-19 के कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम इस टेस्ट की तादाद जो है बढ़ा देंगे।
یہ ہمارا ICU ہے اور آئسولیشن یونٹ ہے پورا. اس پورے آئسولیشن یونٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے عام مریضوں کے لیے. 80 افراد کا یہ انتظام ہے جی, اور 12 وینٹیلیٹرز ہیں یہاں پر موجود. اچھا, یہ یہاں کے یہ عملہ ہے یہاں کا, ان کے تو کوئی حفاظتی کٹس وغیرہ ان کو کچھ نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں تو بڑی حیران ہوں آپ لوگوں کے اوپر. یہ نرسنگ اسٹاف اوپر ہے. آپ کو بھی تو پہننے چاہیے, آپ جوتے نہیں پہن کر آتے. یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو یہاں پہ ہیں. This is what they are doing. یہاں پر ہم نے کسی کو جو ہے نا وہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس جو ہے وہ کسی کو یہاں پر پہنے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں میں سرجیکل ماسک پہنا ہوا ہوں, N95 ماسک اویلیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ, انہوں نے کسی کو پرووائڈ نہیں کیا ہوا. ہمارے وارڈ کے اندر اگر تقریباً 10 ڈاکٹرز ہیں تو ان میں سے 4 یا 5 لوگوں کو یہ PPE پرووائڈ کر رہے ہیں, باقی سارے لوگوں کو PPE پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ ان 4-5 میں سے کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون پہنے, کون ایکسپوز ہو, کون گھر بیٹھے. اس وقت ہم موجود ہیں سول ہاسپٹل کراچی میں. کیونکہ یہ جنرلی جو ہے نا ایک ایٹ لیسٹ 1 to 2 میٹر کا ڈسٹینس ہونا چاہیے بٹوین ہیلتھ کیئر ورکر اور پیشنٹ. ٹھیک ہے, جب ان کو لگے گا ہسٹری سے کہ ان کو کورونا نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے, تو وہ آ کے اس کا معائنہ بھی کریں گے اور اس کو علاج کریں گے. یہ ہم نے OPD اور ایمرجنسی کے لیے ٹریاج بنایا ہوا ہے. دو ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا جو ہماری گائیڈ لائن کے حساب سے پوچھتے ہیں کہ واقعی ان کو کورونا کا شبہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر ان کو ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں پورا کہ ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ڈیلی تقریباً کتنے پیشنٹ جو ہے اس طرح سسپیکٹڈ کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ 50 سے 60 پیشنٹ. اچھا, دوسری بات ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں جو ہم لوگ خدمات سر انجام دے رہی ہیں تو حفاظتی کٹس وغیرہ جو آپ لوگوں کی اپنی حفاظت ہے, آپ مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بہتر ہوگا تو اور اچھا ہوگا آگے ڈاکٹرز کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ بھی مطلب اس حالات میں تو بہتر ہی ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, پراپر ڈسٹینس ہم رکھ رہے ہیں. وہ پیشنٹ جو آ رہا ہے اسے ہم سینیٹائز کر کے کریں گے, لیکن آپ کا بات اکوپمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ تھوڑی بہتر ہونی چاہیے. ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کون سا آ رہا ہے, کیسا آ رہا ہے, تو یہاں تو ہونا چاہیے لازمی ہر چیز. اور کبھی ملتی ہے تو 2 دن بعد کبھی گون آتے ہیں, کبھی یہ آتی ہے, مطلب ڈیلی ایک چیز نہیں ہے. بھائی ہم لوگوں کو پوری ایسی شیٹ ملنی چاہیے نا, گھروں میں جا کے اپنے بچوں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ان کی حفاظت تو بہت ضروری ہے نا, لیکن اب ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ کمپلیٹ پی پی نہیں ہے. جی دیکھیں ایون آپ کے پاس جی پوری دنیا میں دیکھیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی شارٹیج ہے جو ہے نا, تو ہمیں جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ صحیح پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صحیح جگہ اور کون سی ہوگی, مطلب سب سے زیادہ سینسیٹیو جگہ, سب سے زیادہ سینسیٹیو جگہ تو یہ ہے. جی سینسیٹیو جگہ ہے, لیکن اگر مریض اور ڈاکٹر کے درمیان اگر 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ ہے یا بیچ میں اگر کوئی بیریئر لگا ہوا ہے جیسے کہ یہ گلاس پارٹیشن ہے, تو نہ مریض کو جو ہے نا وہ کسی اتنا چھوٹا سا ہے, یہ اوپر سے پنکھا چل رہا ہے, یہاں سے اگر کوئی آدمی چھینکے گا تو وہ تو ڈائریکٹ چلا جائے گا اندر. تو اسی لیے جو ہے نا ہم نے ان کو سرجیکل ماسک دیا ہوا ہے, گوگلز دیے ہوئے. یہ گاؤن اس وقت پہننے کی ضرورت ہوتی ہے جب مریض کو آپ فزیکلی معائنہ کر رہے ہیں. آئسولیشن وارڈ ہے ہمارا, جو وہاں ٹیسٹ کرا کے مریض جن کو داخلہ کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کو شدید نمونیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو داخل کرنا چاہیے تو ان کو یہاں پہ ہم داخل کرتے ہیں. رہ سکتا ہے ابھی موجود ہمارے پاس 15 مریض ہیں. یہاں پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. کتنے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ ڈیلی؟ ہم 100+ کر لیتے ہیں ڈیلی. خاص طور پہ کٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ بڑھانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. یہ جو VTM تھے یہ بھی زیادہ تر ہمیں NIH اسلام آباد نے پرووائڈ کیے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیے. رات کو بخار تھا اور میری آنکھوں میں بھی جلن ہے, میرے ناک میں بھی جلن ہے, میرا گلا سوجا. آپ کیوں آئی, کیسے آئی؟ یہاں میں نے ٹیسٹ کے لیے آئی تھی. میں نے کیا ہوا یہاں پہ؟ انہوں نے بولا یہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ہے, مثلا ہمارے پاس اتنی کٹس نہیں ہیں. حکومت سندھ کے تحت چلنے والے کراچی کے 2 بڑے ہاسپٹل جنا اور سول میں کورونا وائرس کے علاج اور حفاظتی انتظامات کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. دونوں اسپتالوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہاں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف کو ضروری حفاظتی آلات فراہم نہیں ہیں. جنا ہاسپٹل کے مقابلے میں سول ہاسپٹل میں صورتحال زیادہ خراب ہے.
यहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद फिल वक्त 11,000 के लगभग है, लेकिन इसी मर्ज में जिस माहौल को जन्म दिया है उसने पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सिर्फ होलसेलर्स और रिटेलर्स मार्केट के 1,65,00,000 दिहाड़ीदारों का रोजगार मफलूज हो चुका है। ये वो सूरत हाल है जिसका मुकाबला कोई मुल्क करने के काबिल नहीं है, और ये मुकाबला इस वक्त है कोरोना की बीमारी और बेरोजगारी के दरमियान। दुनिया का हर मुल्क नबरदाज़मा है इसका सामना करने के लिए, मगर इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो ममालिक जो कि भरपूर इसका मुकाबला कर सकते हैं माशी तौर पे, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक, मिसाल के तौर पे अमेरिका, जिसने कि कोरोना के माशी असरात को समेटने के लिए 3 खरब डॉलर लगा दिए, मगर उसके बावजूद एक महीने में वहाँ पे 2.5 करोड़ नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, और बेरोज़गारी ने वहाँ पे ये उस सूरत हाल को जन्म दिया है कि अमेरिका के चोटी के मईशत के एक्सपर्ट अब अमेरिकी हुकूमत को ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है, ये जो शटर्ड इकानमी है, ये अमेरिका के वजूद को तहलील कर देगी, इसे हर सूरत में खोलना होगा, ये अमेरिका हो या बरतानिया। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में जहाँ की मईशत दगरगू है, जहाँ की मईशत इस वक्त तबाही के किनारे पर है इस कोरोना के पस मंज़र में, यहाँ तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। एक जानिब रमज़ान आ रहा है, दूसरी तरफ सख्त बंदिशें हैं, और कराची में तो मुल्क भर से निस्बतन सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन है। पहले दिन से ये सूरत हाल है। कराची में 32 दिन हो चुके हैं। यहाँ कारोबार का, सनत का, हर तरह के रोज़गार का पहिया जाम है। इसीलिए कराची में दुकानें खुले या बंद हो, ये चपकलिश अब बहुत शिद्दत से ज़ोर से पकड़ रही है, और ये एक बहुत ही संगीन मामला बनते जा रहा है। हुकूमत सिंध और कारोबारी बरादरी अब आमने सामने हैं। देखा जाए तो पंजाब में इमरान खान की कोरोना स्ट्रैटेजी कामयाब रही है। पंजाब में और ख़ास तौर पे केपी में हमने देखा है कि हुकूमत की कोशिश ये रही है कि सिंध जैसा कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन ना हो। इसी वजह से यहाँ पे सिंध में जो कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन है वो पंजाब में नज़र नहीं आ रहा। वहाँ दुकानें और सनतें आपको खुली नज़र आती हैं। और आज हमने पंजाब के बड़े बड़े शहरों में अपने रिपोर्टर्स भेजे, वो कहते हैं कि मामूल की एक्टिविटी वहाँ जारी थी, मगर एहतियात जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ लोग बरत रहे हैं। एहतियात के साथ कारोबार जो है वो जारी है। सिंध में सनतें सील की जा रही है और सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। आज भी कराची के 2 बड़े ग्रोसरी के स्टोर्स को सील कर दिया गया। ताजरों को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, यानी पीपल्स पार्टी के लॉकडाउन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुराद अली शाह और इमरान खान के लॉकडाउन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इमरान खान 10 बार कह चुके हैं और मुसलसल इस पर इसरार कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान का एक आम गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तबका, दुकानदार बेपनाह परेशान है। वो उससे लगाव का इजहार कर रहे हैं, उसकी परेशानी बयान कर रहे हैं, और हुकूमती पॉलिसी में उसको समनों की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो नाराज़ नज़र आते हैं सिंध में मुराद अली शाह के कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन से। 26 केसेस थे 13 मार्च को। हमने फैसला किया लॉकडाउन का। सिंध ने सबसे ज्यादा लॉकडाउन कर दिया। एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। जो हमने बंद करनी थी ना बिजनेसेस, वो बड़ा सोच समझ के, छोटी दुकानें, छाबड़ी वाला, ये क्यों बंद करने की जरूरत थी? आप अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे, जिधर अक्सरियत आपकी वर्क फोर्स दिहाड़ीदार है, तो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं?
ये तो हमें पता कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना, फिर भी इसने रुकना नहीं है। पहला तो इससे है, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें, छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें, बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरिब के अंदर भी शुरू हो गया। वाज़े तौर पर लगता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की उंगलियां अवाम की नब्ज़ पर हैं, वो अवाम के परेशानियों से आगाह हैं। पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त फ़ुक़्र फ़ाक़ा के करीब पहुँच गए हैं, जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है, जिसका शायद एहसास हमें सिंध में नज़र नहीं आता। इमरान खान उससे पूरी तरह से आगे हैं, इसीलिए वो नाराज़ नज़र आते हैं सिंध में कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन से, और वो कहते हैं कि सिंध जो है वो हुकूमती पॉलिसी को उसने फॉलो नहीं किया है। लेकिन आदाद व शुमार जो हैं वो भी ये बताते हैं कि दरअसल इमरान खान की स्ट्रेटजी की वजह से, जहाँ पर उस पर कुल्ली तौर पर अमल हो रहा है, KP और पंजाब में सूरत हाल कदरे काबू में है। पाकिस्तान में किसी जगह में भी कोरोना के असरात, ये जगह नहीं है, कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पे असरात नहीं है, मगर अल्लाह के फजल व करम से काबू से बाहर भी नहीं है। मगर वो स्ट्रेटजी जो पंजाब में अपनाई गई है, जिसका कि जहाँ पे आबादी सिंध से 3 गुना ज़्यादा है, जहाँ पे कारोबार को काम करने का मौका दिया गया है, जहाँ पे दुकानें आप खोलने का मौका दिया गया है, वहाँ पे सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं है जितनी सिंध में है, जहाँ पे बदतरीन लॉकडाउन किया गया है। पंजाब में जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 4,500 मुतासरीन हैं और कुल 58 अमवात हुई हैं, जबकि 4 करोड़ 80 लाख वाले सूबे सिंध में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद 3,671 मरीज़ हैं और 73 लोग इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के रोज़ाना 2,500 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि सिंध में यौमिया 2,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। कल पंजाब में 2,635 टेस्ट हुए, जबकि सिंध में 2,097। ताज्जुब इस बात पर है कि सिंध में जो उसका सारा जोर जो है वो लॉकडाउन और बंदिशें सख्त करने पर है, लेकिन इसके बावजूद जो परसेंटेज है पर टेस्ट वो सिंध में हमें जो इनके कोरोना कन्फर्म हो रहे हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही है, पंजाब में कम नज़र आ रही है। गोया कि जहाँ पर एक खुला हुआ माहौल है और बड़ा रिलैक्स लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो है, वहाँ पे सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं है जहाँ जैसी कि सिंध के इंतहाई सख्त तरीन लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल है। और इसी दौरान हुकूमत की सख्ती बढ़ती जा रही है। हुकूमत सिंध पूरी क़ुव्वत से इस कोशिश को चैलेंज कर रही है कि कोई दुकान किसी अंदाज में ना खुले, और कल इस सिलसिले में एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल ने जन्म लिया, जब कराची में टिम्बर और आयरन मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बेकाबू हो गए और उन्होंने दुकानें खोलने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस वहाँ भेजी गई और उसने भरपूर क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए दुकानों को बंद कराया। मार्केट से गिरफ्तार किए गए 6 ताजरों को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ताजरों की ज़मानत मुस्तरद की और पुलिस ने उन्हें 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे वाज़े तौर पर लगता है कि हुकूमत जो है वो पूरी क़ुव्वत से हर उस कोशिश को जो है वो उसको नाकाम बनाएगी, जिससे किसी सूरत से भी कराची में किसी किस्म के भी कारोबार को खोलने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने ताजरों पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने का एक मुकदमा भी दायर कर दिया है। कल की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जो कि यकीनन इस आग को मज़ीद हवा देगी। चाहते थे कारोबार खोलना, हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो बैठ के कोई सोल्यूशन निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें जो है वो प्रेशराइज करने के लिए काम किया गया। आप देखें, हमें हथकड़ी लगा के लाया गया है, लॉकअप में रखा गया, लॉकअप से बाहर नहीं निकाला गया। क्रिमिनल्स को बाहर बैठाया जाता है, लेकिन हमें लॉकअप में रखा गया।
कराची में कारोबार बंद रहे, दुकानें बंद रहे, हुकूमत सिंध पूरी कुव्वत इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। ताजरों को हथकड़ियाँ फैला दी गई है, जेल भेज दिया गया है। ये सूरत हाल यकीनन सिर्फ कराची तक महदूद है। पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में, जहाँ पर हमने आज ख़ास तौर पर एक बार फिर अपने रिपोर्टर्स भेजे, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुकानें खुली हुई हैं, सनतें काम कर रही हैं, लोगों का कारोबार रोज़गार बहाल होता नज़र आ रहा है। ये KP में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, दूसरे सूबों में भी ये सूरत हाल ख़ास तौर पर नज़र आ रही है। और इस वक्त ख़ास तौर पर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर वगैरह में वो सूरत हाल बिल्कुल नज़र नहीं आती जैसी कि कराची में नज़र आ रही है। कराची में दुकानें बंद, कराची में ताजरों को हथकड़ियाँ लगा दी गई, जेल में भेज दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में सूरत हाल मामूल पर, दुकानें खुली हुई नज़र आई, कारोबार होता नज़र आया, सनतें काम करती नज़र आई, वहाँ पे रोज़गार का पहिया चलता नज़र आया। कराची में बंद नज़र आया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए दावत दी है सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं जनाब जमील पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब बताइएगा, अब तो आपके साथियों को सिंध हुकूमत ने, पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है 14 रोज़ के लिए और सख्त क्रैक डाउन किया है, तो यकीनन जो आपकी कोशिश थी कि किसी सूरत से दुकानें खुलें, हुकूमत सिंध उसे खोलने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। और ज़ाहिर है कि लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। अब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है? देखें खान साहब, जो हमारे दुकानदारों को पकड़ा गया है, जो ताजिर रहनुमा थे हमारे, वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। वो इतने बड़े कोई क्रिमिनल नहीं थे कि उन्हें 14 दिन के जुडिशनल रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया जाता और जेल भेज दिया जाता। उनके साथ तो ये करना चाहिए था कि उन पे कोई चैलेंज, उन्होंने अगर दुकानें खोली थी, कोई जुर्माना लगा के उनको छोड़ दिया जाता ताकि दूसरे लोग भी समझते कि अभी फ़िलहाल हमें दुकानें नहीं खोलनी। लेकिन पराचा साहब, हमारा आगे का लाएमल ये है कि आज ने ये कहा कि आप दुकानें ना खोलें तो आप दुकानें ना खोलते, और अगर आप इतनी कुव्वत थी कि आप अपनी दुकानें खुलवाएंगे तो आप अपनी खुलवा लेते। और अब अगर उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया है तो अब तो कम से कम आप लोग घर बैठ जाएंगे ना खामोशी से, अब तो दुकानें खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज हमसे जो है ना 4 मिनिस्टर्स, जिसमें ये नासिर हुसैन शाह, ये सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब और इम्तियाज़ साहब ने हमसे, इम्तियाज़ शेख साहब ने हमसे मुलाकात की है, हमें बुलाया था वहाँ। उन्होंने कहा कि जी हम इसमें कुछ तरमीम करना चाहते हैं। तरमीम ये है कि हम इसमें कुछ जो है ना ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दें। ऑनलाइन कारोबार में एक दुकान पे अंदर एक आदमी बैठेगा, शटर नीचे रहेगा, आप उसको अंदर एक दुकान खुलवा दें। मैंने उनसे सवाल किया कि इस तरह होलसेल के दुकानदार तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर्स जो हैं वो ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रिटेलर की शॉप पे जब तक लेडीज़ और दूसरे ग्राहक नहीं आते उस वक्त बात नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में हम वो भी स्ट्रेटजी ज़िक्र कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं CM साहब से, और वो बना के हम आपको इंशाल्लाह वो भी खुलवा देंगे। तो हमने कहा अगर आप खुलवाएंगे तो ठीक है, वरना हम खुद ही खोल देंगे। ये हमारी आज उनसे बात हुई और हमने जो हमारे साथी पकड़े गए उनके लिए भी हमने गिला किया था कि अब जबकि रमज़ान आ रहा है, ये तो पूरे साल के लिए पाकिस्तान की मईशत के लिए तो एक लाइफ और डेथ का मामला होता है आप लोगों के लिए, हर किस्म के रिटेलर के लिए। उसके लिए उनके जहन में कोई खाका है या कराची को बंद ही रखा जाएगा? नहीं, उन्होंने हमसे कहा है कि 2 से 3 दिन में हम ये तय करके इसे भी खुलवा देंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। एकदम से रश पड़ेगा
تو کرونا وائرس بڑھے گا. ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 2 مہینے کے لیے گھر بٹھا دیں, ہمیں 2 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلنا, مگر ہمیں کمپنسیٹ کر دیں یا ہمیں کوئی آسان اقساط میں قرضے دلا دیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گزارا کر سکیں. ہمارے ساتھ منسلک ہزاروں لاکھوں جو ہمارے محنت کش ہیں وہ بھی ہم سے منسلک ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 2 حکمت عملی کام کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ویژن, ان کی حکمت عملی جو کہ پوری طرح سے نظر آ رہی ہے پنجاب میں اور کے پی میں, اور دوسری جانب ایک سندھ میں حکمت عملی ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی, جس میں انتہائی سختی ہے, جس میں کہ کرفیو نما لاک ڈاؤن ہے. یہ پوری صورتحال وفاق میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جہاں پہ تمام پالیسیز مقرر بنائی جاتی ہیں, کتنا بڑا چیلنج ہے, اس پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر معید یوسف جو کہ معاون خصوصی ہے وزیر اعظم کے قومی سلامتی اور ان تمام امور کے, اور ان تمام جو اجلاس ہوتے ہیں NCOC کے اس میں شریک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیفیت آپ کے سامنے ہے, وزیر اعظم کا ویژن, وزیر اعظم کی سوچ ہے کہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہو, اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں, دوسری جگہوں پہ کے پی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک روزگار کا پہیہ کچھ چلنا شروع ہوا ہے. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سختی بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے ٹینشن بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ایک کمپلیٹلی ایک ایسی صورت جو شو ڈاؤن والی کیفیت ہے وہ نظر آ رہی ہے. رمضان سامنے ہے, بہت ہیکٹک ریٹیل سیزن ہے, تو جو ہمارا کمانڈ سینٹر ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میں اس میں آپ کو 2-3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر ہے یہاں فیصلے کیسے ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس کے بعد ہم کوئی تجویز بناتے ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور پھر وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں جاتی ہے جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں, اور ساتوں کے ساتھ صوبے اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر اور باقی صوبوں کے چیف منسٹرز وہ شامل ہوتے ہیں کسی بھی فیصلے میں. کمانڈ سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ہم روز ڈیٹا دیکھتے ہیں, ہم روز تجزیہ کرتے ہیں جو ساری صاحب یہ تو ہم کئی بار اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمانڈ سینٹر میں کس طرح سے نہیں, لیکن میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں, مگر اب ہم آگے ہیں کہ ایک آپریشنل ایشوز پہ بالکل کنٹرری سچویشن نظر آ رہی ہے, تو ہم اگر ہم وہاں سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا. جی مجھے موقع دیجئے. میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنا ڈیٹا بھی آیا ہے ابھی تک, جب اس کا تجزیہ ہوا تو یہ بات واضح ہوئی کہ جہاں لاک ڈاؤن زیادہ تھا اور جہاں لاک ڈاؤن قدرے کم تھا کوئی فرق نہیں, ایسا نہیں تھا کہ جہاں لاک ڈاؤن زیادہ ہے وہاں پہ حالات بہتر ہو رہے تھے. اس لیے یہ جب چیز سامنے جاتی ہے کسی بھی ڈیسیجن میکر کے تو وہ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا پہلے دن سے یہ بیانیہ رہا ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. اچھا, بیلنس کے لیے جب آپ ہیلتھ پرسپیکٹیو لے جاتے ہیں اور پھر یہ ڈیٹا لے جاتے ہیں, نظر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا ہیلتھ کا کوئی نقصان نہیں ہے, کہ اگر آپ لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کھولیں اور پوری طرح کہیں بھی نہیں کھلا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی رہے گی, لیکن جب آپ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں اگر آپ کو نظر آ جائے کہ اس سے بیماری بھی نہیں پھیل رہی, اس سے اموات کا نمبر بھی نہیں بڑھ رہا, تو پھر یہ ایک ریشنل اسٹریٹجی ہے کہ آپ معیشت کا پہیہ آہستہ آہستہ چلائیں اور ساتھ اپنے ساری ہیلتھ کے پریکاشنز, احتیاطیں, گائیڈ لائنز وہ کرتے جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ آگاہ ہیں, دنیا میں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کیونکہ اب نمبر آف جو اموات ہیں, جو ڈیتھ ہے, اور جو اکانومی کو اور جو اس سے جو فاقہ یا اس سے بے روزگاری ہو رہی ہے, لوگ اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے نمبرز ہیں پنجاب کے یا سندھ کے, ان کو کمپیئر کریں, وہ جو معاشی پیرالیسس ہے جو کہ اس وقت لاکھوں خاندانوں کا بے روزگار ہو جانا ہے, جو گھر بیٹھ جانا ہے, اور اس ایجنٹ ڈے میں جب کہ رمضان قریب آ رہا ہے, شاپنگ قریب آ رہی ہے, اور سندھ میں لاک ڈاؤن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کرفیو کی طرح کی صورتحال انفورس کرنا چاہتی ہے حکومت سندھ. پنجاب میں انہوں نے ریلیکس کیا ہے, ان کے نمبرز بھی بہت بہتر ہیں سندھ کے مقابلے میں, تو یہ تو ایک چیلنج آ گیا ہے نا بہت بڑا. دیکھیے میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ سارا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے, کم از کم یہ سوچ ہے ہماری اس وقت وفاق میں, کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس
ایکسٹریم پہ جانے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا وبا کے پھیلاؤ کے روک میں. تو جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ نے بھوک اور مفلسی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ادھر اموات شروع ہو جائیں. اور ہمیں روز رپورٹیں جو آتی ہیں کامران صاحب جو سارے گراؤنڈ سے, وہ صاف واضح ہے کہ لوگ بہت دیر اس طرح گزارا نہیں کر سکتے. ہمارا ملک ایسا نہیں ہے کہ آپ امریکہ کی طرح کہ وہاں پہ کوئی سوشل سیکیورٹی, ہر گھر میں آپ کوئی کھانا پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بیلنس ہے. رسک تو ہے, ہر چیز میں رسک ہے, لیکن یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہے. معیشت منجمد حکومت کی بقا کا نہیں, ریاست کی بقا کا معاملہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر معیشت کام نہیں کرے گی, کاروبار کام نہیں کرے گی, تو آمدن کہاں سے ہوگی, روزگار کیسے چلے گا. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ حکومت پاکستان تیاری کر رہی ہے اگلے بجٹ کی, اور اس پوری صورتحال میں راستہ کہاں سے بنے گا, یہ ہم پوچھیں گے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے سب سے سینئر رکن, ان کے مشیر برائے کامرس اور سرمایہ کاری رزاق داؤد سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا کے تمام ملکوں کی طرح پاکستان بھی اس وقت کرونا کے ساتھ اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور یہ معاشی بقا کی جنگ دراصل پاکستان کے بقا کی جنگ ہے. پاکستان میں کرونا الحمدللہ بے قابو نہیں ہوا, لیکن کاروباری تباہی کے آثار ہیں اور بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہے, اور یہ بہت ہی نازک اس وقت پوزیشن ہے. معیشت کو لاک ڈاؤن کے شکنجے سے چھڑانا ہوگا, اور رمضان میں دکانوں کی بندش, یہ تمام ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے معاشی خودکشی ہوگی. معاشی بندش کی وجہ سے ہول سیلرز اور ریٹیلر سیکٹر میں 1,65,00,000 افراد بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ اب تک روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے ڈیلی ویجرز 65 لاکھ میں سے 45 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. ہمارے پاس مسلمہ اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن ہم دنیا کے اعداد و شمار سے اندازہ لگا سکتے ہیں. امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر اتنی مضبوط معیشت کے باوجود صرف 1 مہینے کے اندر امریکہ میں 2.5 کروڑ لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں. پاکستان میں بھی یہ جینے مرنے کی سچویشن ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی معیشت کے دروازے بند رہیں اور معیشت کا پہیہ بند رہے. پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ صنعتی روزگار میں 40% اور برآمدات میں 55% ڈالتا ہے, مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ یورپی ممالک نے پاکستان کی ایکسپورٹ پر فی الحال اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے, اور یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے ہماری معیشت کے لیے. کچھ آرڈرز آنے شروع ہوئے ہیں, لیکن شاید ابھی مکمل تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک اور بہت اہم چیلنج یہ ہے کہ اگلے مہینے وفاقی بجٹ پیش کرنا ہے. حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ رکی ہوئی معیشت, پہیہ جام معیشت, ٹوٹل فروزن معیشت میں کس قسم کا بجٹ بنایا جائے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عام بجٹ نہیں بلکہ کرونا بجٹ ہوگا. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک ٹیکس کلیکشن میں FBR میں تقریباً 1,500 ارب روپے تک کی کمی ہو سکتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معیشت کے مطابق معیشت کی 1.5% تک سکڑ جانے کا خدشہ ہے, اور یہ نہ صرف سنگین ترین چیلنج ہے مگر آگے چل کے بھی یہ بہت ہی مشکل کیفیت نظر آتی ہے, کیونکہ ملک میں اگر کمپلیٹ اور اسی انداز کا سخت لاک ڈاؤن رہتا ہے جیسا کہ خاص طور پہ کراچی میں ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت پوری صورتحال ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے سب سے سینئر رکن, ان کی کابینہ کے سینئر ترین اراکین میں سے ایک ہے, اور وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری جناب رزاق داؤد. بہت بہت شکریہ. رزاق داؤد صاحب, بتائیے گا, بجٹ کی تیاری ہے, آپ بھی آئندہ کے ٹارگٹس بنا رہے ہیں, مگر اس اکانومی کے بنا رہے ہیں جہاں پہ بزنس, ٹریڈ, شاپس, ریٹیل سب بند ہے, کمپلیٹ بند ہے اس وقت کی صورتحال. پنجاب میں اب آج 2 دن میں کچھ کھلنا شروع ہوا ہے. ایسے میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اور آپ کہاں کیسے اکوموڈیٹ کریں گے اس سچویشن کو آئندہ کے بجٹ میں اور آئندہ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے یہاں پہنچے ہیں, یہ میں آپ کو تھوڑا سا کامران سمجھا دوں. یہ ہے نا کہ مارچ کے مہینے میں ہمارا جو ایکسپورٹس ہے نا وہ 6.5% کم ہو گیا, لیکن اپریل کے مہینے میں 70% کم ہو گیا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ہمارے ایکسپورٹ سے یہ کافی حد تک گر گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالات کافی نازک ہے، اور اس حالات میں پروجیکٹ کرنا کہ یہ آئندہ سال، ابھی تو چند مہینے کے لیے ہم لوگ نے پروجیکشن بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ 3 مہینے میں جون 30 تک ہمارے نقصان اور مزید ایکسپورٹس میں 3 یا 4 بلین ڈالرز کم ہو جائے گا پچھلے سال سے۔ تو یہ حال ہے۔ کل ہماری پہلی میٹنگ ہے کہ آئندہ بجٹ میں کس طرح سے ہم لوگوں نے پیرامیٹرز بنائیں گے، تو اس کے بارے میں ابھی آپ کو تو ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتا، لیکن کل میٹنگ کے بعد ہمیں کچھ سمجھ آئے گی۔ تو داؤد صاحب، ایک تو یہ تو چیلنج ہے وہ جو ہمیں ایکسٹرنل فائنانسز پہ چیلنج ہوگا، جو ہمارے ایکسٹرنل اکانومی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، اس میں جو ہمیں ڈاؤن ٹرن کا سامنا ہے، وہ تو جب آرڈرز کھلیں گے، وہاں حالات کھلیں گے، تو یقیناً یہاں سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ لیکن جو ہماری لوکل اکانومی شٹرڈ ہے، کمپلیٹلی بند ہے، کراچی کی انڈسٹریز بند ہیں، شاپس بند ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ اکانومی چلتی ہے، جس میں کہ پورے سال کے ریونیوز کا سب سے بڑا انپٹ آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ کسی صورت سے اس اکانومی کو تو کم از کم لوکل ڈیمانڈ کو تو ہم کھولیں کسی صورت سے۔ یہ آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی کہ ابھی ہمارا توجہ ہے نا، ایکسپورٹس تو گر گئے ہے، ہمارا توجہ ہے ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر۔ پریشر تو ضرور آ رہا ہے کہ سارے دکانیں کھول دو، لیکن ایک بیلنس ہمیں کرنا پڑے گا کہ ایک طرف سے معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم لوگ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمارا کرونا وائرس زیادہ سے زیادہ پھیل جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنائے ہے کہ کس طرح سے انڈسٹریز کو چلانا ہے، اور الحمدللہ کافی انڈسٹریز ضرور چل پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر فوڈ انڈسٹریز چل رہی ہے، فارماسیوٹیکل چل رہی ہے، ہمارے جو بجلی اور گیس کی وہ فنکشن ٹھیک جا رہا ہے۔ ہمارے ایکسپورٹ کی انڈسٹری سب نہیں چل رہے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آرڈرز ہیں وہ آرڈرز مکمل کرو، اور آپ لوگوں نے جلدی سے مال پہنچاؤ کراچی اور ایکسپورٹ کرو، اور تھوڑا بہت مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل پرابلم ہے کہ دکانوں کو کس طرح سے سب لوگ، پریشر یہ ہے کہ دکانوں کو رمضان آ گیا ہے، دکانوں کو کھولو، اور وہاں سب سے زیادہ تو رزاق داؤد صاحب، اسی کے ساتھ بہت گریو کرائسس میں ہے ہمارا ریٹیل سیکٹر۔ آپ نے دکانوں کی بات کی، آپ نے مالز کی بات کی۔ جب تک یہ ریٹیل سیکٹر جو کہ پہلے ہی 17% سیلز ٹیکس کے پریشر کے اندر ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ پوائنٹ آف سیل ہے جہاں پر وہ دینے میں مجبور ہیں، باقی جگہ پہ نہیں ہے، وہ ایک ڈسپیرٹی ہے۔ باقی ریٹیل سیکٹرز جو ہے وہ کمپلیٹ پیرالسس میں ہے، پچھلے 6 ہفتوں سے کوئی موومنٹ نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اس کو اگنائٹ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، اس کو جان ڈالنے کے لیے کیسے ہوگا؟ پنجاب میں تو تھوڑی تھوڑی دکانیں کھلی ہیں، سندھ میں تو بالکل کرفیو کے انداز کا اس وقت لاک ڈاؤن ہے۔ پنجاب میں کچھ انڈسٹریز میں ریلیکسیشن ہے، وہ کھل جاتی ہیں، سندھ میں تو بہت مشکل سے یہ کھولتے ہیں، سفارش ہوتی ہے تو کھلتی ہے، یا یہ کہ کچھ اور انڈسٹریز کو کھولا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے 3-4 اسکیمز بنائے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ڈیلی ورکرز وہ ابھی ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تو یہ ہم لوگ کیٹیگری 4 احساس میں اور مزید پیسے دیں گے کہ جو لوگ ریسنٹلی ان کی نوکری میں سے نکل گئے تو ان کو کم از کم مل جائے۔ اس کے بعد جو ہمارے ایس ایم ایز ہے، ان میں دکان بھی ہے اور انڈسٹریز بھی ہیں، ان کے جو بجلی
बिजली के पैसे हैं ना, वो गवर्नमेंट देख रही है कि हम लोग किस तरह से उनको वहाँ सपोर्ट कर सके। ये एक प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ये जो छोटे लोग हैं उनको किस तरह से हम लोग लोन्स दे सके, तो उन्होंने मज़दूरों को पेमेंट कर सके और उनके जो रेंट है वो दे सके। इस वक्त सर्वाइवल का मसला है। हमारा काम यही है इस वक्त आइंदे 3 महीने के लिए इस तरह से काम करे कि इंडस्ट्री रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे, और हम लोग दे रहे हैं। और यही हो जाए इस वक्त तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। और स्टेट बैंक ने तो एक स्कीम अनाउंस भी कर दी, और आज हमारी मीटिंग हुई थी कि ये स्कीम को किस तरह से मॉडिफाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो कई स्कीम्स बन रहे हैं, और इंशाअल्लाह इन स्कीम्स में दाऊद साहब ये बताइएगा कि लोकल डिमांड को इस क्रिटिकल मौके पे, जब रमज़ान है, ईद है, इसको जनरेट करने के लिए कोरोना के बावजूद जो है वो क्या थिंकिंग है? क्योंकि पंजाब में कुछ थोड़ा बहुत किया गया है, मगर ये कि एज़ वी मूव ऑन और हम ईद के करीब जा रहे हैं, हमें इस रिटेल सेक्टर को, शॉप्स को, इकॉनमी के इस बैकबोन को किसी ना किसी सूरत से तो जगाना है। अदरवाइज़ तो ये हमारे लिए एक सुसाइडल सिचुएशन नज़र आ रही है इकॉनमी की। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं वो ये है कि हमने इस साल 8 मिलियन टन गंदम का ख़रीदना है। कभी भी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा गंदम नहीं उठाए। ये उठाने से 280 बिलियन रुपए मार्केट में जाएंगे। अल्लाह करे कि इससे कुछ न कुछ तो डिमांड आए। और ये जो हम लोगों ने सपोर्ट दे रहे हैं, और ये हमारा एहसास का प्रोग्राम भी काफ़ी लोगों के हाथ में पैसे जा रहे हैं। तो अल्लाह करे इससे भी हमारे इकोनॉमी कुछ शुरू हो जाए। ज़रूर इसे बड़ा चैलेंज है, बट ये एक चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, हमें पैनिक तो नहीं करना, आराम से इंशाअल्लाह सोच समझ के हम लोग इस मुश्किल में से निकल जाएंगे। और इस पूरे माहौल में हर मुल्क जो है डॉक्टर साहब कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। कुछ ने ज़्यादा खोला है, इजराइल ने खोला है, ईरान ने खोला है, जर्मनी ने खोला है। अमेरिका में ज़बरदस्त सुबह शाम बहुत ही हीटेड डिबेट चल रही है, अभी खोले या ना खोले, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये शटर्ड इकोनॉमी मुल्क को ख़त्म कर देगी, बिल्कुल अमेरिका जैसे मुल्क को ख़त्म कर देगी। तो हमें भी जो है ना वो ज़ाहिर है कि इस पूरे माहौल के अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन नहीं है कि हम कंप्लीट शटर्ड इकोनॉमी कर दें जैसा कि सिंध में है। वज़ीर आज़म साहब तो यही तो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा और हमारे इकोनॉमी के पहिए चलाने पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, हम लोग सब अमेरिका के एक फॉर्मूलर है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, इजराइल का है, लेकिन एक चीज़ तो ये समझ आती है कि कोई एक यूनिफॉर्म फॉर्मूलर नहीं हो सकता। हर मुल्क अपना फॉर्मूलर बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं। रोज़ हमारी मीटिंग होती है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। और मुझे जो अभी खबर मिली है ये 3-4 रोज़ में से कि अभी थोड़े बहुत एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी देखना है कि ये किस तरह से ये आगे चले। मैं समझता हूँ कि आस्ते आस्ते एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इंशाअल्लाह आएंगे। तो एक नई मार्केट्स भी खुल रहे हैं हमारे लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे जो IT सेक्टर है,
IT सेक्टर में जब इंडिया और फिलीपींस बिल्कुल लॉकडाउन में चले गए हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे दोनों प्रोविंसेस सिंध और पंजाब बहुत ताउन किए हमारे साथ, और हमारे जो IT सेक्टर है, कॉल सेंटर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो आराम से चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और ये जो जितने भी लोग IT सेक्टर में हैं उनको इस वक्त नौकरी में है और वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा साहब, तो ये अच्छी बात है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल ब्लीक नहीं है। ठीक है, हालात मुश्किल है मगर बिल्कुल ब्लीक नहीं है। ये नहीं है कि एक और एरिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये कि चाइना जो है मोर और लेस इज बैक ऑन इट्स फीट है। वहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्शंस, ये वो चीज़ें जो है वो बड़ी हद तक ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई हैं। हमारे उनके साथ FATF2 और फिर दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट CPEC सारी रिलेशनशिप है, वो कितनी अब उसमें कितनी जान बाकी है और उसमें कितनी जान डाली जा सकती है इस पूरे माहौल में, और क्या हो रहा है उसमें? चाइना ने रिकवर कर रहा है और इससे हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा CPEC में। और हमारे ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा 1 जनवरी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चाइना के साथ हो गई है, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही चाइना पिकअप करे हमें चाइना से भी ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। मुझे इसमें काफ़ी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ाक दाऊद, वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम के सबसे सीनियर माशी टीम के रुकन हैं, और वो हमें बता रहे थे कि हुकूमत की तैयारी क्या है इस इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में, जहाँ पर मईशत का पहिया अगर रुका रहा और मईशत का पहिया नहीं चला तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए उसकी बका की जंग का मामला है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और मामला पाकिस्तान की माशी बका से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान का बिजली का सेक्टर ठीक हो, हुकूमत के IPPs के साथ जारी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचे, हुकूमत अपना जो बिजली का सेक्टर है जिसको हुकूमत ओन करती है उसकी भी खबर ले और उसकी इस्लाह करे, उसको नया जन्म दे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान के माशी सर्वाइवल से जुड़ा एक और बड़ा मसला है और जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है। आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं निजी बिजली घर बनाने वालों के और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। आम ख्याल यही है और हुकूमत की एक रिपोर्ट जो कि हालिया दिनों में सामने आई उसने साबित किया कि निजी बिजली घरों ने कई सौ गुना मुनाफे कमाए, डॉलर में मुनाफे कमाए, और पाकिस्तान की मैशत को इससे बेपनाह नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे जो निजी बिजली घरों के साथ माहिदे में कैपेसिटी पेमेंट का मामला है, जिसमें कि वो बिजली भी पेमेंट करनी पड़ती हुकूमत को जो वो इस्तेमाल नहीं करती, और इस तरह से ये निजी बिजली घर जो हैं वो अंधाधुंध मुनाफे कमाते हैं। लेकिन सारा मसला सिर्फ निजी बिजली घरों का नहीं है, हुकूमत से अपने जुड़े हुए जो बिजली के कारखाने हैं या बिजली से मुंसलिक दूसरे इदारे हैं उसमें भी बेपनाह मसाइल हैं। हुकूमत का अपना बिजली का सेक्टर जो है वो ख़ुद तबाही का शिकार नज़र आता है। इसीलिए इस पूरे निज़ाम को एक नया जन्म देना होगा। लेकिन निजी बिजली घर यानी IPPs के माहिदे जो हैं वो किसी आफत से कम नहीं है, और हर कुछ रोज़ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इजहार करते आज फिर उन्होंने इस हवाले से बात की है। एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक अब क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली, अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम, और फिर वो अगर और जो डिफरेंस है वो सर्कुलर डेट। तो ये अजाब बना हुआ था। तो अब एक हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें, लेकिन मुल्क के लिए मुश्किलात हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है, जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान की मईशत से जुड़ा हुआ है और IPPs पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं ख़ासतौर पे इस रिपोर्ट में, और कल इसका इजहार सदर आरिफ अलवी ने भी किया। प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे मुलाकात से एक दिन पहले मेरी इस पर गुफ्तगू हुई, तो मेरे अल्फाज ये थे, मैं माजरत के साथ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक तरफ़ा भी है
इसको मद्देनज़र रखें, इसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आना है, इसको मद्देनज़र रखें। मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो द कंट्री हैज़ नॉट ओनली बीन रेप्ड बट गैंग रेप्ड बाय माफियाज, है ना। मतलब ये मेरे इतने सख्त मुझे तकलीफ हुई वो रिपोर्ट पढ़कर। निजी बिजली घरों के हवाले से ये बात नहीं है कि आज के सदर ममलकत ये बात कह रहे हैं, आज की हुकूमत के या आज के वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत भी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त के पानी के और बिजली के वज़ीर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इन बिजली घर मालिकान को रॉबर बैरन्स करार दिया करते थे और ये कहते थे कि निजी बिजली घरों के मालिकान ने पाकिस्तान की मईशत पर डाका डाला है। हुकूमत को जो नुकसान पहुंच रहा है या पाकिस्तान के ख़जाने को जो नुकसान पहुंच रहा है या कंज्यूमर के एक्सपेंस पे ये लोग जो है अरबों खरबों रुपया जो बना रहे हैं, दे मस्ट बी स्टॉप्ड। और ये जो रॉबर बैरन्स मैंने जिनको कहा था, दे मस्ट बी स्टॉप्ड फ्रॉम दिस कॉन्टिन्यूड रॉबरी जो हो रही है इस सेक्टर में, उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। इस मौजू में बात करते हैं। आज हमने इसके लिए दावत दी है मुज़म्मिल असलम साहब को, जो बिज़नेस और एनर्जी अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। ये हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमत भी ये कहती थी कि ये जो निजी बिजली घर मालिकान हैं, कोई कहता है रॉबर बैरन्स हैं, कोई कहता है कि इन्होंने इज्तिमाई रेप किया है, कोई कुछ और सख्त इल्ज़ाम इन पर लगाता है। ये निजी बिजली घर माहिदे आज इमरान खान साहब ने कहा आफत हैं। तो क्या इस मसले का कोई हल अब, जबकि ये इतनी सख्त गुफ्तगू और इस सब के बाद जो है इस पर अब बातचीत बाकायदा शुरू हुई है, तो क्या हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है? देखिए कामरान साहब, मैं अगर इस चीज़ को देखूं तो ये 2007 में जब मुशर्रफ साहब का आखिरी साल था तो बिजली का क्राइसिस उस वक्त से शुरू हो गया था और उस वक्त तेल की कीमतें $75 से $150 पर बैरल पे गई थी और बहुत सारे बिजली घरों के जो है सर्कुलर डेट का मसला शुरू हो गया था। तो उस वक्त जो 2008 का इलेक्शन लड़ा गया था तो उस वक्त इसी एजेंडे से लड़ा गया था कि इस मुल्क में बिजली का बहरान है और मुशर्रफ साहब के 8-10 सालों में एक बिजली घर नहीं लगा। आखिरी बिजली घर बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ के दौर में लगे थे। तो ये पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन इस बात पे लड़ा, फिर मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने बिजली पे लड़ा और फिर खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने यही सर्कुलर डेट और ये सारी बातों पे लड़ा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ बातें जो है ना, ये सारी चीज़ें बातों तक महदूद रहीं। अब पहली दफ़ा एक जो है कॉन्क्रीट एक नंबर की शक्ल में सामने ये रिपोर्ट आई है, लेकिन इस रिपोर्ट की भी जो जिसे कहते हैं वसाइल बहुत महदूद थे। सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख रुपए बजट दिया गया था इतने बड़े जिसे कहते हैं रिपोर्ट को बनाने में। इसमें आई एम श्योर आपको बहुत सारे फॉरेंसिक ऑडिट कराने पड़ने थे, बहुत सारी और एक्सपर्टीज़ हायर करनी थी जो इस रिपोर्ट को बनाने वाले को नहीं मिली। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो नंबर मोटे मोटे सामने आए हैं इससे जो है बहुत बड़ी कली खुल गई है, क्योंकि पहले हमेशा सिर्फ एक बात होती थी कि जी ये चोरी हो रही है, मुल्क में चोरी हो रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट की काफ़ी सीरियसनेस इसमें है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट अकेली खुद कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अगर इस शोबे को रिफॉर्म करना है तो जो हुकूमत का अपना शोबा है बिजली घरों का, बिजली के तमाम मैनेजमेंट के हवाले से, वो तो 60-65-70% है। हुकूमत अपने शोबे को पहले तो को भी तो साइमल्टेनियसली रिफॉर्म करे ना। वहाँ पर भी तो वही तबाही है जो निजी बिजली घरों में है, शायद ज़्यादा। बिल्कुल अगर आप ये इस तरह की बात करें तो डिस्कोस जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं बिजली, इसके अलावा जो बिजली पैदा करने वाले इनके घर हैं, आखिरी जो 2-4 साल में लगे उनके अलावा हर जगह पे जो है इश्यूज़ हैं। ओवर स्टाफिंग है, चोरी है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ एक लाहौर और शायद एक फैसलाबाद, इसके अलावा हर डिस्को जो है उसकी जो है लाइन लॉसेस, बेतहाशा चोरी है। तो गवर्नमेंट जो है, ये इमरान खान साहब का अभी जो आप बयान चला रहे थे, वो बिजली महंगी होने में सिर्फ ये जो IPPs की टैरिफ नहीं है, इसमें बिजली चोरी का होना है, तेल का महंगा ख़रीदना है, प्रोजेक्ट की ओवर इन्वाइसिंग है जो बहुत बड़ा मसला है मुआहदों के अलावा। फिर इसके अलावा जो 20-15 साल से जो हमारा सर्कुलर डेट जमा हो रहा है
उसका सूद है, उसकी सूद की शरह बहुत ज़्यादा है। अब ये 2000 अरब पे चला गया, अगर हम 10% सूद भी लें तो सिर्फ साल का उसका सूद 200 अरब रुपए बन जाता है। तो ये हुकूमत को एक बहुत बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव, जिसे कहते हैं कि इसका स्टॉक ऑफ सिचुएशन लेनी होगी। सिर्फ IPP से मुआहिदा करके रिपोर्ट में भी लिखा है कि 100-150 अरब रुपए जो है बचते हैं हुकूमत को। इस साल 100 अरब बचते हैं, अगले साल थोड़े से बचते हैं। तो ये सिर्फ IPP तक महदूद नहीं है, हुकूमत के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं जिसको इनको देखना होगा बहुत गौर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.